हेलो फ्रेंड्स, डिज़ाइन फॉर शेयर के लास्ट 5 वीडियोस में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ शेयर की बात की। उसके बाद मैंने डिफरेंट स्टेप्स आपको बताए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब हमने प्रोसीजर डिस्कस किया था कि डिज़ाइन फॉर शेयर में किस प्रोसीजर के थ्रू हम शेयर रेइंफोर्समेंट कैलकुलेट करते हैं। डिज़ाइन फॉर शेयर के 5th पार्ट में हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज कुछ और एग्जाम्पल की बात करता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके और देखते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट द शेयर रेजिस्टेंस एट सेक्शन 11 एंड 22 एज शोन इन फिगर। मतलब ये एक बीम गिवन है और इस बीम में आपको इस 11 सेक्शन और इस 22 सेक्शन पे आपको शेयर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, और क्या गिवन है? विड्थ ऑफ द बीम गिवन है, डेप्थ ऑफ बीम गिवन है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है और ग्रेड ऑफ स्टील स्टिरअप के लिए गिवन है। क्लियर? अब यहाँ पे जो रेइंफोर्समेंट गिवन है टेंशन साइड में, ये कितना? ये 4 रॉड्स हैं 25 mm की और इनका ग्रेड जो है वो Fe 415 है। टॉप में जो रॉड है वो 10-5 की 2 रॉड हैं और उनका ग्रेड भी Fe 415 है। ठीक, आउट ऑफ दीज 4 टेंशन रॉड इन 2 बार को हमने बेंट किया हुआ है। मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि 2 रॉड को बेंट बार की तरह यूज किया गया है। क्लियर? अब ये जो स्टिरअप है, इसमें जो स्टिरअप यूज़ किए हैं उसके बारे में भी लिखा है कि 12 मिलीमीटर डायमीटर की बार्स यूज़ की गई हैं स्टिरअप में और उनके बीच की स्पेसिंग जो है वो 180 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर है और वो 2 लेग्ड स्टिरअप है। क्लियर? अब क्वेश्चन में मुझे पूछा है कि 11 सेक्शन और 22 सेक्शन पे शेयर रेजिस्टेंस की वैल्यू या शेयर स्ट्रेंथ कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए, ये जो 11 सेक्शन है यहाँ पे जो शेयर रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा और 22 सेक्शन पे जो शेयर रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि टोटल शेयर रेजिस्टेंस जो होता है वो कौन देता है? वो कंक्रीट देता है और शेयर स्टील देता है। ठीक, तो चलिए, लेकिन शेयर स्टील भी हम 2 तरह से कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन सी क्वांटिटी होती हैं वो? एक तो जो स्टिरअप्स होती हैं वो शेयर रेजिस्टेंस देती हैं और दूसरा जो बेंट अप बार हैं वो भी शेयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। तो अब देखिए, मतलब हमारे पास 3 क्वांटिटीज हो गई, एक कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ, एक स्टिरअप की शेयर स्ट्रेंथ और तीसरी बेंट अप बार की शेयर स्ट्रेंथ। तो देखिए, ये जो 11 सेक्शन है, इस 11 सेक्शन पे जो शेयर स्ट्रेंथ होगी वो कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ होगी और स्टिरअप्स की होगी। ठीक, और ये जो 22 सेक्शन है यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेंथ होगी वो किस की होगी? वो बेंट अप बार की होगी, स्टिरअप्स की होगी और कंक्रीट की होगी। मतलब तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण वहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगी वो तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण होगी शेयर स्ट्रेंथ। क्लियर? तो चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। तीनों शेयर स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट करते हैं और फिर देखेंगे कि सेक्शन 1 पे कितनी है और सेक्शन 22 पे कितनी है। क्लियर? तो चलिए स्टेप 1। अब कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए मुझे टाउ सी की वैल्यू चाहिए और टाउ सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मुझे पता है कि टेबल नंबर 19 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कब? जब परसेंटेज ऑफ स्टील टेंशन साइड में गिवन हो और ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन हो। ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील हम देख लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखा मैंने, इस टेंशन साइड में जो स्टील है वो 4 रॉड्स हैं, लेकिन किसी भी सेक्शन पे, चाहे वो 11 सेक्शन हो चाहे 22 हो, वहाँ पे हम 2 ही रॉड कंसीडर करेंगे क्योंकि उस सेक्शन पे 2 ही रॉड। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है एट सेक्शन फॉर शेयर, मैंने लिखा परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील एट सेक्शन फॉर शेयर। मतलब चाहे वो सेक्शन 11 हो चाहे 22 हो, वहाँ पे 2 ही रॉड हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे लिखा AS इज इक्वल टू, ये एरिया ऑफ स्टील टेंशन साइड में है, 2 × π/4 25 का स्क्वायर, ये वैल्यू है 982 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इस एरिया ऑफ स्टील को यहाँ प्लेस करिए तो परसेंटेज ऑफ स्टील मिल जाएगा। परसेंटेज ऑफ स्टील PT इज इक्वल टू होगा
AS इंटू 100/BD। इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए तो आपके पास में परसेंटेज ऑफ स्टील जो आया वो आ गया 0.54%। क्लियर। अब जब परसेंटेज ऑफ स्टील मिल गया तो हम टेबल नंबर 19 से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि फ्रॉम टेबल नंबर 19 IS 456 करस्पॉन्डिंग टू M25 ग्रेड कंक्रीट एंड PT इज इक्वल टू 0.54%। तो जब आप टेबल से देखोगे तो आपको टाउ सी की जो वैल्यू मिलेगी वो 0.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मिल जाएगी। ठीक, अप्रोक्सीमेटली है वो, आप उसको चेक कर सकते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज स्टील के करस्पॉन्डिंग आपको जो वैल्यू मिलेगी वो ये वैल्यू होगी। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इस टाउ सी के करस्पॉन्डिंग जो कंक्रीट शियर रेजिस्टेंस देगा वो कितना देगा। तो देखिए मैंने आप लिखा VC इज इक्वल टू, VC क्या है, शियर फोर्स टेकन बाय कंक्रीट। तो VC इज इक्वल टू होगा टाउ सी इंटू BD। तो मैंने लिखा टाउ सी इंटू BD, ये वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो यहाँ पे किलो के लिए 10⁻³ लिख दिया तो जो VC की वैल्यू आई वो 90 किलोन्यूटन आई। मतलब जो कंक्रीट है सेक्शन के अंदर वो कितना शियर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, वो 90 किलोन्यूटन करेगा। क्लियर। अब ये जो स्टिरअप हैं वो कितना शियर फोर्स रेजिस्ट करेंगी उसको और कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेप 3 में शियर फोर्स टेकन बाय स्टिरअप और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टिरअप का जो एरिया है वो लिख लेते हैं। 2 लेग्ड है तो π/4 12 का स्क्वायर इंटू 2। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी क्रॉस सेक्शन में जब 2 लेग्ड स्टिरअप आप यूज़ करते हैं तो 2 डायमेंशन आते हैं रॉड के, इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जब आप 2 लेग स्टिरअप बनाते हैं तो 2 बार उसके एरिया को मल्टीप्लाई किया जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया को। ठीक है, तो ये आ गया। अब जो VS की वैल्यू है, VS मतलब यहाँ पे क्या है, VS स्टिरअप है ये। ठीक, जो स्टिरअप शेयर रेजिस्टेंस देगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे VS स्टिरअप भी लिख दिया नीचे। तो VS स्टिरअप जो होगा वो होगा 0.87 FY ASV D/SB, ये स्पेसिंग है। तो चलिए वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। वैल्यूज़ को जब पुट किया तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि FY जो है वो 250 आएगा। क्यों आएगा 250? क्योंकि यहाँ पे गिवन है FY इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर स्टिरअप, कि स्टिरअप के लिए 250 मिलीमीटर स्क्वायर यूज़ किया गया, इसलिए ये 250 आया। क्लियर। तो चलिए वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए तो आपके पास में VS स्टिरअप जो आया वो आ गया 164 किलो न्यूटन। क्लियर। मतलब सेक्शन 1-1 पे जो शियर रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, इस VS स्टिरअप और VC के बराबर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा शियर रेजिस्टेंस एट सेक्शन 1-1 नियर सपोर्ट, सपोर्ट के पास में है वो, तो कितना होगा V इज इक्वल टू VC प्लस VS फॉर स्टिरअप। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो आपके पास में जो वैल्यू आई वो आ गई 254 किलो न्यूटन। मतलब एक एट सेक्शन 1-1 जो शियर रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो 254 किलो न्यूटन है। क्लियर। अब बेंट अप बार कितना शियर रेजिस्टेंस देती हैं उनकी ओर बात कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आप लिखा शियर स्ट्रेंथ ऑफ बेंट अप बार्स, उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है कि VS, इसको मैंने बेंट अप लिख दिया। ठीक है, VS बेंट अप बार जो है वो कितना आएगा 0.87 FY ASV इंटू साइन अल्फा। अल्फा यहाँ पे 45 डिग्री है, हम एज्यूम कर लेते हैं और जनरली वैसे भी हम 45 डिग्री पे प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 45 टू 60 डिग्री के बीच में होता है, मैंने यहाँ पे 45 डिग्री ले लिया। क्लियर। तो वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। वैल्यूज़ को जब पुट किया बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ बेंट अप बार है वो कितना है 982। क्यों? क्योंकि 2 ही रॉड बेंट अप बार की तरह यूज़ की गई हैं, पहली चीज़। और दूसरा जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो कितना है 415। क्लियर। देखिए स्टिरअप के लिए वो 250 है, 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है यील्ड स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ पे गिवन है क्या कि Fe 415 ग्रेड का स्टील है टेंशन साइड में, तो यहाँ पे 415 आएगा। क्लियर। तो चलिए जब वैल्यूज़ को पुट किया तो फिर VS फॉर बेंट अप बार जो आया वो आ गया 250 किलो न्यूटन। क्लियर। अब 2-2 सेक्शन पे जो शियर स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण है। मतलब कौन कौन के कारण, किस किस के कारण, VC प्लस VS फॉर स्टिरअप
प्लस वी एस फॉर बेंट अप बार। तो देखिए मैंने यहाँ पे तीनों को ऐड कर दिया, तो V इज इक्वल टू है वी सी प्लस वी एस स्टिरअप फॉर वी एस बेंट अप बार। इनको ऐड कर दीजिए तो 254, ये दोनों का जो समीशन था वो 254 था। बेंट अप बार का और ऐड कर दीजिए तो 250 और ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 504। मतलब 2-2 सेक्शन पे जो shear स्ट्रेंथ है या shear रेजिस्टेंस है वो कितना है 504 किलो न्यूटन। क्लियर? तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे shear स्ट्रेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने उसकी बात की। एक क्वेश्चन और देखते हैं। A tapered cantilever beam as shown in figure determine the nominal shear stress at section 2 meter from the free end. Take cover is equal to 50 millimeter and width of beam जो है वो 250 millimeter है। क्लियर? ये एक tapered cantilever beam है, इसकी लेंथ 3 मीटर है। फिक्स एंड पे इसकी डेप्थ जो है वो 500 मिलीमीटर है और फ्री एंड पे जो डेप्थ गिवन है वो 200 मिलीमीटर है। क्लियर? 50 किलोमीटर पर मीटर का इसके ऊपर यूडीएल एक्ट कर रहा है और हमसे इस एक्स सेक्शन पे मतलब फ्री एंड से 2 मीटर पे नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू पूछी है। क्लियर? अब अगर ये बीम यूनिफॉर्म डेप्थ का होता तो क्या करते आप? तो एक्स सेक्शन पे हम शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते और उसको डायमेंशन से, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन से डिवाइड करते, आपको नॉमिनल शियर स्ट्रेस मिल जाती। लेकिन यहाँ पे डेप्थ वेरी होने के कारण कुछ चेंज होगा। वो क्या चेंज होगा, किस तरह से नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकलेगी, हम उसकी बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले एक्स सेक्शन पे हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टेप 1 में कैलकुलेट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स। क्लियर? तो चलिए शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स कितना होगा, यहाँ पे खड़े हो जाइए इस सेक्शन एक्स पे। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो 2 मीटर है और 50 का क्या कर रहा है, राइट डाउन। शियर फोर्स जो होगा वो कितना आएगा, 50 का जो यूडीएल है वो डाउनवर्ड लग रहा है, तो 50 इंटू ये लेंथ कितनी है 2 मीटर। तो शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स वी एक्स इज इक्वल टू होगा 50 इंटू 2। राइट डाउन पॉजिटिव होता है तो मैंने वहाँ पे, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है अभी, तो 100 किलो न्यूटन शियर फोर्स आ गया एक्स सेक्शन एक्स। अब बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स क्या होगा, यहाँ पे खड़े हो जाइए। ये क्या करेगा, हॉक करेगा। लेकिन अभी तो अपन मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा वो देखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 2, ये तो हो गया लोड। क्लियर? और ये यूडीएल एक्ट कहाँ करेगा, सेंटर पे। तो इस 2 मीटर का सेंटर मतलब 2/2, तो ये 2/2 आ गया। क्लियर? मतलब बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स जो है वो है 100 किलोमीटर। क्लियर? अब ये हम टेपर्ड एंगल और देख लेते हैं कि टेपर्ड एंगल कितना है। यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ ये 500 है, ये 200, मतलब ये वाली डेप्थ कितनी हो गई 300। तो ये 300 और इसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर, मतलब 3000 मिलीमीटर। तो दिस 300 डिवाइडेड बाय 3000 कर लीजिए तो 10 बीटा आ गया। क्लियर? तो 10 बीटा इज इक्वल टू 0.10, मतलब टेपर्ड एंगल का आपने 10 बीटा निकाल लिया कि टेंजेंट जो है वो कितना होगा, 10 बीटा इज इक्वल टू हो गया 0.10। क्लियर? अब मुझे नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो है वो कहाँ कैलकुलेट करना है, एक्स सेक्शन पे। तो एक्स सेक्शन पे डेप्थ कितनी है वो भी चेक करना होगी, क्योंकि डेप्थ तो वेरी कर रही है। फ्री एंड पे 200 है, फिक्स एंड पे 500 है, तो एक्स सेक्शन पे कितनी होगी उसको चेक करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मैं सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट से इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर? तो फिर ये वाला ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए। ठीक है? तो चलिए यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ ये हो गई 300 मिलीमीटर और ये कितनी है 3 मीटर, तो 300/3 कर लीजिए और ये इसको बोल देता हूँ x/2 कर लीजिए। तो मैंने सिमिलर ट्राइंगल लगा लिया और बाय द कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल x कैलकुलेट कर लिया, x इज इक्वल टू आ गया 200 मिलीमीटर। तो फिर टोटल डेप्थ एट सेक्शन एक्स जो आया वो कितना आ गया 200 + 200, तो कैपिटल D इज इक्वल टू हो गया 400 मिलीमीटर। क्लियर?
अब स्मॉल डी इज इक्वल टू होता है टोटल डेप्थ माइनस कवर, तो -50 कर लीजिए, तो स्मॉल डी की जो वैल्यू आई वो 350 मिलीमीटर आ गई। क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट के साथ में डेप्थ का वेरिएशन किस तरह का हो रहा है। तो देखिए, मैंने यहाँ से कहा कि जब हम फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ जाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज होता है, क्योंकि इस एंड पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है, और जैसे जैसे आप फिक्स एंड की तरफ मूव करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज करता है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट भी इंक्रीज कर रहा है और साथ साथ डेप्थ ऑफ बीम भी इंक्रीज कर रही है। क्लियर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा द बेंडिंग मोमेंट इंक्रीजेस न्यूमेरिकली इन द सेम डायरेक्शन एज द डेप्थ ऑफ द सेक्शन इंक्रीजेस। और अगर बेंडिंग मोमेंट और डेप्थ दोनों एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं तो फिर जो शेयर फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू वी एक्स माइनस एम बाई डी टेन बीटा। अगर बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज कर रहा है लेकिन डेप्थ डिक्रीज कर रही होती तो फिर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाता, मतलब ये वाला जो टर्म है यहाँ पे ये साइन पॉजिटिव हो जाता। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया, वो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए V इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट सेक्शन XX, V इज इक्वल टू होगा 100 माइनस बेंडिंग की जगह m की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कितना है 100, और 10 बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, और उस सेक्शन पे जो डेप्थ है वो कितनी है 350 मिलीमीटर, तो उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई 71.4 किलोमीटर। क्लियर। मतलब XX सेक्शन पे जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो ये है। अब मुझे XX सेक्शन पे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस चाहिए तो बहुत आसानी से मिल जाएगी, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं स्टेप 4 में नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ न्यू। तो चलिए उसके लिए पहले फैक्टर्ड शेयर फोर्स देख लें, तो फैक्टर्ड शेयर फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा 1.5 इंटू ये V, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 71.4 को 1.5 से, तो ये जो वैल्यू आई ये आ गई 107 किलोमीटर। मतलब फैक्टर्ड शेयर फोर्स एट सेक्शन XX इज इक्वल टू 107 किलोमीटर। अब इस फैक्टर्ड शेयर फोर्स को डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन, कौन से, जहां पे आपको शेयर फोर्स जहां पे आपको नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है। तो चलिए नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ न्यू या टाउ V इज इक्वल टू होगा शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन अपॉन क्रॉस सेक्शन एट दैट सेक्शन, तो कितना है B इंटू डी से डिवाइड कर दीजिए, तो 250 इंटू 350, तो ये जो वैल्यू आई टाउ न्यू की वो कितनी आई 1.23 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब हम डिज़ाइन ऑफ स्टिरअप एट स्टील कट ऑफ पॉइंट की बात और करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको कैंटिलीवर बीम जो बताया था उसमें फ्री एंड पे शेयर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है और फिक्स्ड एंड पे मैक्सिमम। तो देखिए जब हम फ्री एंड से फिक्स बीम की तरफ जाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट फिक्स्ड एंड पे है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टील की रिक्वायरमेंट फिक्स्ड एंड पे है, और फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है, मतलब स्टील की रिक्वायरमेंट थियोरेटिकली तो नहीं है। ठीक है, तो हम जब रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं फिक्स्ड एंड से जब रॉड को फ्री एंड की तरफ लेके जाते हैं तो बीच में कहीं कुछ रॉड्स को कर्टेल कर देते हैं, जिसे आप कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। तो वहाँ पे हम शेयर स्टिरअप किस तरह से प्रोवाइड करते हैं मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे लिखा व्हेन फ्लेक्सुरल रेइंफोर्समेंट इन बीम आर टर्मिनेटेड in the tension zone, it should satisfy two conditions regarding shear and stirrup area provided at the section. अब वो दो कंडीशन कौन सी हैं जिसके को हम यूज़ करते हैं कट ऑफ पॉइंट पे, वो दो कंडीशन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, द shear at the cut off point does not exceed 2/3 the combined shear strength of concrete and steel। देखिए टाउ न्यू की जो वैल्यू है वो टाउ न्यू या जिस सेक्शन पे कट ऑफ पॉइंट है जहाँ पे आपने टेंशन स्टील बार को कट किया है उस पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 2/3 ऑफ टाउ सी प्लस टाउ एस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आया समझ में, मतलब टाउ वी इज़ लेस देन दिस क्वांटिटी।
क्लियर, इसको अरेंज कर दीजिए तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, टाउ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5 टाइम्स नॉमिनल शियर स्ट्रेस माइनस टाउ सी। क्लियर, तो हम इस कंडीशन को यूज करके कट ऑफ पॉइंट पे शियर की वैल्यू, शियर स्टिरअप की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम जो कट ऑफ पॉइंट पे टाउ सी की वैल्यू देखेंगे वो कैसे देखेंगे। देखिए परसेंटेज ऑफ स्टील के करस्पॉन्डिंग टाउ सी की वैल्यू मिलती है। जब आपने कट ऑफ पॉइंट पे परसेंटेज ऑफ स्टील की बात करोगे तो हम जो रिमेनिंग स्टील है उसकी बात करेंगे। जो कट हो गया उसको छोड़ दीजिए, कट के बाद जितनी कट करने के बाद जितना स्टील बचा उससे परसेंटेज स्टील कैलकुलेट करेंगे और फिर टाउ सी निकालेंगे। क्लियर, और वो टाउ सी की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ पॉइंट के पहले परसेंटेज स्टील ज़्यादा होगा तो टाउ सी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, लेकिन कट ऑफ पॉइंट के बाद टाउ सी की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। ठीक, तो उसको यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक, इस फॉर्मूले में। क्लियर, तो उससे कुछ स्टिरअप की वैल्यू निकलेगी, स्टिरअप के एरिया की वैल्यू निकलेगी, तो वो स्टिरअप हम प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर, बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि टाउ न्यू जो है वो V अपॉन BD होता है और टाउ S जो है वो shear for which the stirrup at the section should be designed। तो वो हम पता है कि ये दो क्वांटिटीज़ क्या है। अब जब आपने स्टिरअप कट ऑफ पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिए उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हम कुछ एक्स्ट्रा स्टिरअप और प्रोवाइड करते हैं कट ऑफ पॉइंट के बाद। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, एक्सेस एरिया ऑफ स्टिरअप शुड बी प्रोवाइडेड ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 0.75 d फ्रॉम द कट ऑफ पॉइंट। मतलब कुछ एक्स्ट्रा स्टिरअप्स हम प्रोवाइड करते हैं। उस स्टिरअप का एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला है, मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ दिस एक्सेस स्टिरअप ASV डैश बोल दिया इसको। यहाँ पे अपन ASV कैलकुलेट करते हैं, इसको मैंने ASV डैश, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टिरअप का एरिया है। तो देखिए 0.4 B इंटू S अपॉन FY। ठीक है, यहाँ पे S क्या है, S जो है वो स्पेसिंग है, लेकिन ये स्पेसिंग के लिए कंडीशन है क्या, विच शुड नॉट बी मोर देन D अपॉन 8 टाइम्स बीटा B। अब ये बीटा B क्या है, तो बीटा B को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, एरिया ऑफ कर्टेल्ड स्टील अपॉन टोटल एरिया ऑफ बार्स। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ बार्स मतलब जो टोटल एरिया ऑफ स्टील है वो नीचे आएगा और जितने स्टील को आपने कट किया है उसका एरिया वो ऊपर आएगा। तो यहाँ से बीटा B की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, तो इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना तो आपको एक्सेस स्टिरअप का जो एरिया है वो मिल जाएगा और इन दोनों को प्रोवाइड कर दीजिएगा तो आपका बीम उस कट ऑफ पॉइंट पे शियर के लिए सेफ हो जाएगा। क्लियर, अब एक टर्म और होता है शियर कनेक्टर। ये शियर कनेक्टर क्या है उसको और बताता हूँ। जब हम कंक्रीट की स्लैब है और उस कंक्रीट की स्लैब को स्टील बीम के ऊपर रखते हैं तो फिर कैसे तब कैसे उसका मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बनाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा, इट इज़ प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट लेटरल बकलिंग एंड मोनोलिथिक एक्शन बिटवीन स्टील बीम एंड कंक्रीट फ्लैंज। के स्टील बीम और कंक्रीट फ्लैंज को ज्वाइन करने के लिए, मतलब मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम शियर कनेक्टर यूज़ करते हैं। तो देखिए किस तरह से करते हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो ये। ठीक, दीज आर द शियर कनेक्टर, इसे शियर स्टड भी बोलते हैं। ये कंक्रीट स्लैब है और ये स्टील आई बीम सेक्शन है। क्लियर, तो शियर कनेक्टर क्या होता है उसकी भी बात की। डीप बीम की बात और करते हैं क्योंकि डीप बीम शियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डीप बीम के शियर में फेल होने के चांस भी होते हैं। तो चलिए डीप बीम क्या होता है वो आपको बताता हूँ। मैंने आपसे कहा इट इज़ डिफाइंड बेस्ड ऑन L इफेक्टिव बाय D रेशो, मतलब जो उसकी इफेक्टिव लेंथ होती है और उसकी डेप्थ का जो रेशो होता है उसके बेसिस पे हम डीप बीम को क्लासीफाई करते हैं। अब सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्या कंडीशन होती है और कंडेंस बीम के लिए क्या होती है वो आपको बताता हूँ। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम L इफेक्टिव बाय D रेशो शुड बी लेस देन 2 एंड फॉर कंटिन्यूस बीम L इफेक्टिव बाय D रेशो शुड बी लेस देन 2.5। तो ये डीप बीम को
क्लासीफाई करने की कंडीशंस हैं, ठीक। और एल इफेक्टिव क्या होता है? एल इफेक्टिव मिनिमम ऑफ 1.15 टाइम्स एल क्लियर, मतलब जो क्लियर डिस्टेंस है उसको 1.15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको इफेक्टिव लेंथ मिलेगी, या जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट है वो, इन दोनों में से जो कम होगा वो एल इफेक्टिव होगा। क्लियर? तो हम डीप बीम को देख लेंगे कि डीप बीम है या नहीं है अकॉर्डिंग टू एल इफेक्टिव बाय डी रेशो पे, ठीक। अब डीप बीम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलता हूँ कि प्लेन सेक्शन नो लॉन्गर रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। हम जब बीम का एनालिसिस करते हैं तो ये एजम्पशन लेते हैं कि सेक्शन शुड बी प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग, कि वो बेंडिंग के पहले जिस तरह से प्लेन होता है आप बेंडिंग के बाद भी प्लेन ही होना चाहिए, उसमें कहीं पे वर्पिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। लेकिन डीप बीम में क्या होता है कि ड्यू टू शियर स्ट्रेस, कि शियर स्ट्रेस का जो वेरिएशन होता है क्रॉस सेक्शन पे, उसके कारण उसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है, मतलब प्लेन नहीं रह पाता सेक्शन। तो ये जो एजम्पशन लेते थे वो यहाँ पे गलत हो जाता है इन केस ऑफ डीप बीम। क्लियर? देखिए, मैंने यहाँ पे बताया ये क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है, ये न्यूट्रल लेयर है, और ये जो है ये सेक्शन आफ्टर बेंडिंग है, और ये सेक्शन बिफोर बेंडिंग है। क्लियर? अब एक सेकंड की बात करता हूँ कि डिफ्लेक्शन ड्यू टू शियर डोमिनेंस इन डीप बीम, के जो डीप बीम होता है उसमें शियर के कारण जो डिफ्लेक्शन होता है वो ज़्यादा आता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये वाला जो बीम है इसमें बेंडिंग के इफेक्ट के कारण मैंने आपको बताया कि देखिए, जब बीम बेंड करेगा तो इस वाले जो टॉप लेयर है उसके अंदर कंप्रेशन आएगा और बॉटम लेयर में टेंशन आएगा, तो इस कारण से इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इनिशियली लेंथ एल थी, तो आफ्टर लोडिंग होगा क्या, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो एल प्लस डेल एल हो जाएगी, और टॉप फाइबर की जो लेंथ है वो एल माइनस डेल एल हो जाएगी ड्यू टू कंप्रेशन। क्लियर? तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आया वो आया डेल्टा बेंडिंग, इसे मैंने डेल्टा बेंडिंग बोल दिया। उसी तरह से शियर फोर्स के कारण मैंने 5 डिफरेंट सेक्शंस पे शियर फोर्स कैलकुलेट किया, और उसके करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन देखा वो यहाँ पे आ गया डेल्टा शियर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि डीप बीम में ये जो डेल्टा शियर की वैल्यू है ये ज़्यादा होती है डेल्टा बेंडिंग से। मतलब जो डीप बीम होता है उसके अंदर डिफ्लेक्शन में शियर डोमिनेट करता है बेंडिंग के कंपैरिजन में। ठीक, डीप बीम की एक थर्ड प्रॉपर्टी को और डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्रैक इन डीप बीम एंड थिन वेब बीम इज ड्यू टू डायगोनल टेंशन because shear stresses are dominating in these beam। अब ये थिन बीम क्या होता है? थिन वेब बीम मतलब टी बीम या आई बीम जिसकी ये जो वेब होती है वो थिन हो। क्लियर? तो मैंने कहा कि डीप बीम हो या थिन वेब बीम हो, उसके अंदर जो क्रैक्स स्टार्ट होते हैं वो सेंटर से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे मूव करते हैं? आउटर लेयर की तरफ मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने कहा कि जैसे ये दोनों पे शियर स्ट्रेस लग रही है तो इस डायगोनल पे टेंशन क्रैक्स स्टार्ट होंगे। मतलब जब शियर डोमिनेट करती है तो क्रैक्स सेंटर से स्टार्ट होते हैं और बॉटम फाइबर की तरफ मूव करते हैं। जब बेंडिंग में की बात की थी मैंने कि बेंडिंग के कारण क्रैक्स जब हम देखते थे तो वो बॉटम लेयर पे फर्स्ट क्रैक डेवलप होता था और सेंटर की तरफ प्रोपोगेट होता था। लेकिन जब शियर डोमिनेट करता है तो मैंने कहा कि क्रैक्स सेंटर से स्टार्ट होके और बॉटम फाइबर की तरफ मूव करेगा। क्लियर? तो चलिए, आज मैंने डीप बीम क्या होता है, कनेक्शंस क्या होते हैं और क्वेश्चन को शियर में किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसको डिस्कस किया। अब आरसीसी के नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेंज बीम की बात करेंगे कि फ्लेंज बीम क्या होता है। थैंक यू।